हेलो एवरीवन, आज है 4 अप्रैल 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स का एनालिसिस भी करते हैं और उसी के बिहाफ पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं हम उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रपोज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अब एक बात निकल के आती है कि ये स्टैंडर्ड टाइम है क्या और मून का क्यों निकाला जा रहा है। तो देखो, अगर मैं अर्थ की बात करूं तो देखो, या तो मैं अर्थ को ऐसे ग्लोब के अंदर पढ़ लूं या अर्थ को मैं क्या करूं, मैप के अंदर पढ़ लूं। तो दो चीजें बनी हुई हैं, हम अर्थ में ग्लोब में स्टडी कर रहे हो या फिर मैप के ऊपर। तो मैं कोशिश करता हूं कि हम इसको किस पर स्टडी करने की कोशिश करें, मैप के ऊपर। लेकिन समझना ये क्या होता है बीच में 0 डिग्री। तो ये जो लाइनें होती हैं इन लाइनों को हम क्या कहते हैं, तो थोड़ा सा समझना, इनको हम क्या कहते हैं, तो इनको कहा जाता है लैटिट्यूड लाइंस, यानी कि लेटी हुई लाइनों को लैटिट्यूड लाइंस कह देते हैं। ठीक है, और ये जो लाइनें जो पोल से पोल को कनेक्ट करती हैं इन लाइनों को क्या कहते हैं, तो इनको हम कह देते हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो इन लाइनों को हम क्या कह देते हैं, तो इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, तो टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है हमारे पास, तो टोटल काउंट करोगे 0 ये और ऊपर और नीचे 90 तो कितनी हो गई, 0 डिग्री वाली एक, 90 वो और 90 वो, कितनी हो गई 181 टोटल लाइनें हो गई हमारे पास लैटिट्यूड। अगर लॉन्गिट्यूड पूछे तो ये 0 है, ठीक है, यहां से यहां तक पूरा जाएगा तो 360 कितनी हो गई 360, क्योंकि 360 एंगल आपको पता होगा कोई भी सर्कुलर बॉडी होती है उसमें टोटल 360 एंगल ही होते हैं। ठीक है, अब बात निकल के आती है कि इससे होता क्या है ना, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो देखो, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है ना वो हमारे अर्थ के ऊपर टाइम और डेट को डिसाइड करने के काम आती हैं, कैलकुलेट करने के। और जो लैटिट्यूड लाइंस होती है ना वो हमारे यहां पर लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए काम आती है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइम किसका, मून का। तो हमें यह पता होना चाहिए स्टैंडर्ड टाइम अर्थ का कैसे निकलता है, तभी तो हम ये समझेंगे कि मून का कैसे निकाल पाएंगे, है ना। अब बात निकल के आती है कि टाइम कैसे निकलता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, मैंने कहा टाइम और डेट किससे निकलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन से। अब लॉन्गिट्यूडनल लाइन से कैसे निकलते हैं समझना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल टर्म है। मैंने कहा कि मान लो ये हमारा क्या है, मैप, जो हमारी अर्थ है वो मैप के ऊपर है। मैंने कहा बीचों बीच जो डिग्री है, जब बीचों बीच जो लाइन है उसको मैंने कह दिया 0 डिग्री। ये कौन सी हो गई 1 डिग्री, 2 डिग्री, और ये मैंने कह दिया 180 डिग्री। ठीक है, इधर अगर मैं जाऊंगा तो ईस्ट और अगर इधर मैं जाऊंगा तो वेस्ट। ठीक है, अब मान लो इधर आया तो इधर भी 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा और 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री को क्या कहते हैं, तो याद रखना इस 0 डिग्री को कहते हैं IST, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। IST लाइन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, और इसी का दूसरा नाम है, याद रखना, ग्रीनविच लाइन। क्यों कहते हैं ग्रीनविच, क्योंकि ये लंदन के ग्रीनविच से पास होती है। वहीं पर साइंटिस्ट बैठे थे, 1884 के लगभग की बात है, उन्होंने सोचा कि यहीं से एक लाइन खींच देते हैं, और वहां से जो लाइन खींची उसको 0 डिग्री कंसीडर कर लिया उन्होंने, और उसको नाम दे दिया ग्रीनविच लाइन या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। यानी पूरी दुनिया का जो टाइम है वो इसी लाइन से डिसाइड होता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इस टाइमलाइन से उधर जाओगे तो ईस्ट, इधर जाओगे तो वेस्ट। तो इन्होंने कहा कि अगर 1 डिग्री कोई आगे जाएगा तो 4 मिनट टाइम में इंक्रीमेंट होगा, और अगर कोई 1 डिग्री पीछे जाएगा तो 4 मिनट उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर मैं कहूं 0 डिग्री पे 12 बजे हैं दिन के, तो 1 डिग्री पर जो देश होगा, जो कंट्री होगी, जो जगह होगी, वहां पर 12:04 होंगे। जो 2 डिग्री पे बना होगा वहां पर 12:08 होंगे। तो याद रखना कि इंडिया जो है ना, इंडिया लाई करता है 82.5 डिग्री ईस्ट में। अब सोचो यहां पर अगर 12 बजे हैं तो इंडिया में कितने बजे होंगे, तो इंडिया 82.5 आ गया है। तो लगभग अगर मैं कह रहा हूं 1 डिग्री में 4 मिनट है तो लगभग 15 डिग्री में कितना हो गया, 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, यानी कि कितना आ गया हो गया, 1 आवर आ गया हो गया। तो मैं जाना कहां तक, मुझे 80 तक, तो 15 30 डिग्री हो गया। तो कितना हो गया उसके अंदर 2 घंटे। 15 × 3 किया मैंने, 15 × 4 किया, 15 × 5 किया, कितना हो गया 75। यानी कि 5 बार में 15 बार गया, या 5 बार में 15 डिग्री आगे गया तो कितना आगे चला गया, 5 घंटे।
ठीक है, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, अभी आपने पढ़ा यहाँ पे, तो 5 घंटे तो वो आगे हो गया, बचा कौन सा 7.5 यानी 7.5, तो आधे उसका आधा कर दूं तो कितना हो गया 30 मिनट। तो अगर आपसे पूछे कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल टाइमलाइन से कितना आगे है, तो कितना आगे हो गया 5.30 आवर आगे हो गया, 5.5 घंटे आगे हो गया। तो याद रखना ये जो 82.5 है, ये 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये हमारे इंडिया के टाइमलाइन को शो करती है। और याद रखना ये पूरे इंडिया में यही टाइम फॉलो होता है। पूरी दुनिया में 24 टाइम जोन है, सबसे ज्यादा टाइम जोन फॉलो होता है रसिया के अंदर, वो 12 टाइम जोन को फॉलो करता है। यानी कि रसिया में एक ही टाइम पर पूरे रसिया कंट्री में जगह जगह 12 अलग अलग टाइम होते हैं, लेकिन इंडिया में एक ही होता है। और वो जो लाइन है वो कहां से जा रही है इंडिया से, तो याद रखना ये मिर्जापुर से जा रही है। मिर्जापुर आपने सीरीज देखी होगी ना, यूपी मिर्जापुर, ठीक है, इलाहाबाद के आसपास, वहां से ये गुजर रही है। ठीक है, अब समझना ये यहां से पास हो रही है, लेकिन जो इंडिया का ये वाला पॉइंट है ये है 68.7 पे और ये वाला है 97.25, यानी कि इन दोनों के बीच में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। मतलब अगर सुबह सुबह आप देखोगे या जब भी आप देखोगे इधर से सन उगता ईस्ट की तरफ से, तो जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो हमेशा गुजरात से 2 घंटे आगे रहना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, हम उसको एक ही टाइम मानते पूरे भारत का, ताकि हम नुकसान को बचा सके। वरना तुम यहां से गुजरात से 2 बजे उठे और तुम्हारी वहां पर फ्लाइट है कहां पर, या तुम्हें पहुंचना था कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे, तुम यहां से 2 बजे निकले, तुम वहां पर पहुंचे तो तुम्हारे हिसाब से तो 4 बजे पहुंचे, वहां बज चुके होंगे 6। तो ऐसा डिसकम्युनिकेशन ना हो, यहाँ पर ये नुकसान ना हो, तो हमने एक ही टाइम जोन माना हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये क्या कैलकुलेट करने के काम आता है, तो अभी हमने पढ़ा कि ये किसको कैलकुलेट करने का काम आता है, टाइम को। ठीक है, ये इंटरनेशनल टाइमलाइन, ये नेशनल टाइमलाइन, 1 डिग्री 4 मिनट। अब जैसे हम इंडिया के अंदर टाइम कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही हमें दूसरे प्लेनेट पे पता होना चाहिए इशू कहां से निकला। समझना, हमारे यहां पर एक एजेंसी है ईसा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जैसे नासा, ठीक है, उसके साथ साथ हमारा इसरो, ये बहुत सारी कंट्री, जाक्सा जापान वाली, ये सारी मिलकर बोली कि काम करते हैं। जब मैंने यहां से चंद्रयान 3 छोड़ा, तो चंद्रयान 3 जब वहां पहुंचा तो यहां से निकला था मान लो दिन के 1 बजे, तो इंडिया का 1 बज रहा था ना, धरती का 1 बज रहा था। लेकिन जब वो पहुंचा तो धरती का 5 बज रहा होगा, मान लो 5 बजे पहुंचा, अर्थ का 5 बज रहा होगा, लेकिन मून का भी तो कुछ टाइम पीरियड होता होगा ना, तो मुझे मून का टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, जो सेलेस्टियल बॉडी है उसका भी टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे अर्थ का होता है वैसे ही मून का डिसाइड करने की बात हो रही है। ठीक है, तो उस टाइम को क्या नाम देने की कोशिश की उन्होंने, तो उसको नाम क्या दिया गया, बस यही पूछा। तो क्या नाम है, ऑप्शन नंबर बी, कोऑर्डिनेटेड लूनार टाइम, उसको नाम दिया गया है। ठीक है, आंसर इसका ये हो गया। टाइम ऐसे कैलकुलेट होता है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अगर 30 डिग्री वेस्ट के अंदर, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर देना आपको। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं 30 डिग्री वेस्ट में शाम के 4 बजे हैं, तो मुझे बताओ 45 डिग्री ईस्ट में कितने बजे होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो आंसर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। What is the average time difference between अर्थ बेस्ड क्लॉक एंड ए पर्सन ऑन द मून। अगर अर्थ और मून का अगर हम टाइम डिसाइड करेंगे तो क्या डिफरेंस रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी, एन अर्थ बेस्ड क्लॉक वुड लूज 58.7 माइक्रो सेकेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी हमने पढ़ा इसको। नेक्स्ट है व्हाट डज यूपीआई स्टैंड फॉर। तो यूपीआई आप पढ़ा हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कब आया था यूपीआई, बहुत ज्यादा न्यूज में, मॉरिशियस और उसमें स्टार्ट हो चुका है। कब आया था, 2016 में। लेकर कौन आया था, एनपीसीआई लेकर आया था। एनपीसीआई कब आया था, 2008 में आया था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। What is the name of the India's first homegrown gene therapy for cancer? कैंसर के लिए इंडिया में बनाई हुई थेरेपी का नाम क्या है, तो याद रखना नेक्सकार 19। ठीक है, 1 लाइनर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। Who won the men's title for National खो-खो चैंपियनशिप 23-24? तो किसने इसको जीता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ये अवार्ड या मेंस का जो सिंगल खो-खो चैंपियनशिप हुआ था उसको जीत लिया। तो ये कौन से उसमें चला जाएगा सेक्शन में, तो हमारा स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू प्रमोट संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर।
तो याद रखना इंडिया और किसने इसको प्रमोट करने की बात कही है? नेपाल ने। और आपको पता है इंडिया और नेपाल जो है वो एंशियंट इंडिया अगर आपने पढ़ी होगी तो एंशियंट टाइम से ही जुड़े हुए हैं। शायद आपको पता होगा नेपाल को पहले क्या कहते थे? तो लिच्छवी, इसको क्या कहा जाता था? लिच्छवी स्टेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जैसे कि हमारे जो हर्यक डायनेस्टी हुआ करती थी, ठीक है, जैसे कि अजात शत्रु था, बिंबिसार था, बिंबिसार का जो वाइफ थी, उनकी वाइफ वो कहाँ से थी? तो लिच्छवी से ही थी। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि दुनिया का सबसे पहला ओल्डेस्ट रिपब्लिक जो किंगडम था वो कौन सा था, तो याद रखना लिच्छवी किंगडम जो था वो सबसे पहले रिपब्लिक किंगडम में जाना जाता है। ठीक है, कौन सा, कहां पर था वो? तो नेपाल के अंदर। तो नेपाल का हमारे एंशिएंट इंडिया में भी बहुत ज्यादा लिंक रह चुके हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा हमारी रामायण में राम और सीता के बारे में कहानी है, तो सीता माता कहां से थी? तो नेपाल से थी। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे कनेक्शन मिल जाएंगे। तो बस याद रखना इंडिया और नेपाल अपने अपने यहाँ पर संस्कृति को प्रमोट करने के लिए एक MOU उन्होंने साइन किया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। हुज बुक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI। आपको पता है कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है किसका चल रहा है? AI का। कल परसों नरेंद्र मोदी जी भी AI के ऊपर बातें कर रहे थे बिल गेट्स के साथ, क्योंकि बिल गेट्स ने AI में बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। AI का टाइम चल रहा है पूरा का पूरा। आपने पढ़ा होगा पहला AI पावर्ड जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भी बन चुका है। तो जो पहला AI से बना हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन सा है? तो उसका नाम है डेविन। ठीक है, तो AI बहुत ही ज्यादा न्यूज में चल रहा है। इसके यूजेस भी है, मिसयूजेस भी है, ठीक है, बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। ये सारी बातें हमने कई बार पढ़ी हुई है। आया कब था? 1956 में जॉन मैकार्थी लेकर आया था, सैम ऑल्टमैन। ठीक है, ओपन AI, चैट GPT हमें पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI। ये किसने लिखी है? तो याद रखना ये लिखी है मधुमिता मुखिया ने। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं इन विच स्टेट इलेक्शन EVM वाज, किस स्टेट इलेक्शन में पहली बार EVM को यूज किया गया था? तो EVM क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो ये कब स्टार्ट हुई थी? तो याद रखना 1982 में सबसे पहले इसको यूज किया गया था। कहां पे? केरला के इलेक्शन के अंदर। अब समझना, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था? इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। फिर इस EVM का यूज कब हुआ था? 1998 के अंदर। ठीक है, कहां पर? MP, राजस्थान और उसके साथ साथ दिल्ली के इलेक्शंस में यूज किया गया था। और हरियाणा के अंदर 2000 में इसको यूज किया गया था 45 सीटों के ऊपर। और हरियाणा में टोटल 90 सीट से, ध्यान रखना, असेंबली इलेक्शंस में। अगर आपसे पूछे कि पहली बार लोकसभा के इलेक्शन में कब यूज हुआ, क्योंकि अभी लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, 18th लोकसभा के इलेक्शन है इस बार, आपको पता होना चाहिए। 17th लोकसभा चल रही है हमारी। तो पहली बार लोकसभा में 2004 में EVM का यूज किया गया था। ठीक है, उसके बाद इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। बनाता कौन है इसको? तो इसको BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसको बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। When was the Indian Central Banking Inquiry Committee formed? तो देखो सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी कब बनी थी? तो याद रखना 1931 इज द राइट आंसर। क्या हुआ था? इसी के बाद याद रखना यंग हिल्टन बन चुका था 1926। और यंग हिल्टन की रिकमेंडेशन के बाद इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद 1935 में क्या बना था? तो उसके बाद क्या बना था आपका? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। और RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई के अंदर। ठीक है, और ये ऐसा न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसके 90 ईयर पूरे हो चुके हैं, तो उस सेरेमनी के चक्कर में ये न्यूज में है, हमें पढ़ना पड़ रहा है, हमें पढ़ना है इसको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर ओजोन लेयर इज फाउंड? देखो जो ओजोन लेयर है ना वो कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना ओजोन लेयर होती क्या है? O3। O3 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के 3 एटम्स मिलकर क्या बना देते हैं? O3, जिसको ओजोन कह देते हैं। और ओजोन क्या करता है? जो सन की रेज होती हैं, जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उनसे बचाने का काम करती है, UV रेज से बचाने का काम करती है। उससे स्किन कैंसर, ठीक है, बहुत सारे डिजीज होने के चांसेस होते हैं, तो इससे हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि न्यूज में क्यों है? तो याद रखना जो हमारा जुपिटर है, उस जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट है कौन सी? गैनीमेड है, कैलिस्टो, यूरोपा। कैलिस्टो के ऊपर हमने किसकी होने के प्रूफ अभी मिले हमें? तो O3 के। लेकिन अगर इंडिया में या सॉरी हमारे अर्थ के ऊपर पूछे कहाँ मिलती है O3, तो अर्थ के ऊपर याद रखना स्ट्रेटोस्फेयर में। और कितनी लेयर होती है? टोटल 5 लेयर होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर।
ज्यूस आईसी मिशन वाज लॉन्च्ड इन, कब ये लॉन्च किया गया था मिशन, तो याद रखना 2023 में लॉन्च हुआ था, 2031 में पहुंचेगा, 8 साल लगेंगे पहुंचने में, 3 साल वहां पर ये रिसर्च करेगा, लाइफ की पॉसिबिलिटीज को ढूंढेगा कि क्या वहां पर लाइफ पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। और इसको भेजा किसने है, ईसा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जो 1975 में बनी होती है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद कौन सा है, अच्छा इसको किस, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये जो जूसी या ICY मिशन था जुपिटर पर, ये कौन से स्पेस व्हीकल से भेजा गया है ना, उस व्हीकल का नाम क्या है, उस व्हीकल का नाम आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन वाज फॉर्म्ड ऑन, शायद आपने आज का द हिंदू पढ़ा होगा, उसके अंदर देखा होगा कि IMO डिपार्टमेंट क्या था या IOM डिपार्टमेंट न्यूज में था, कब बना होता है, 1951 में बना होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या बना हुआ है, हेडक्वार्टर। टोटल कितने मेंबर है, तो 175 मेंबर है। काम क्या करता है, दुनिया भर में जितने माइग्रेशन होते हैं, लोग एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, उनको सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, सेफली माइग्रेशन करना, ये सब काम करता है। किसकी बॉडी है, तो याद रखना है कि UN यानी यूनाइटेड नेशन के ही अंडर काम करती है, ठीक है। तो पूछा है कब बनी थी, 1951 में ये बनी होती है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या बना था, माइग्रेंट या मिसिंग माइग्रेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। तो मिसिंग माइग्रेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट चलाया गया था, और वो कब चलाया गया था, 2014 में, ठीक है। और ऐसा न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लगभग 63,000 लोग हैं जिनकी पिछले 10 सालों में माइग्रेशन के अंदर क्या हो गई, डेथ हो गई। कोई नदी से पार कर रहा था, नदी में गिर के मर गया, कोई कहीं मारा गया, कोई कहीं मारा गया, ठीक है। उसके बाद आता है व्हेन वाज द मिसिंग माइग्रेंट प्रोजेक्ट, तो सेम वही क्वेश्चन कब स्टार्ट होता है, 2014, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, IMD कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, IMD किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये भी हमने द हिंदू में पढ़ा था, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। कब बना होता है IMD, तो 1875 में बना होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है। काम क्या करता है, वेदर फोरकास्ट का काम करता है। कौन सी मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज द राइट आंसर। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे हु इज द यूनियन मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, कौन है हमारे यूनियन मिनिस्टर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। स्कोर्स प्रोग्राम ऑफ द सेबी फॉर द कंप्लेंट रेजोल्यूशन फॉर द कस्टमर्स वाज लॉन्च्ड इन, देखो सेबी क्या होता है, सेबी एक्चुअल में एक बॉडी है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से है, 1988 में बनी थी। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के नाम से 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। ये कंट्रोल क्या करती है, तो BSc और NSC को कंट्रोल करती है। शायद आज के द हिंदू में हमने पढ़ा इसको बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये वहीं से क्वेश्चन बनाया गया। आई होप कि आप लोगों को पता होगा इसका आंसर क्या है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2011। मतलब ये जो BSc है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बना था 1875 में, ये बना था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर भी क्या पे है, मुंबई में, दलाल स्ट्रीट, ठीक है। नाम सुना होगा आपने स्कैम 1992 सीरीज के अंदर। अब इन दोनों को रेगुलेट ये करता है, रेगुलेट तो करता है, लेकिन मान लो कि कोई कस्टमर है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसको कहाँ वो रिजोल्व करवाएगा, कहाँ रजिस्टर करवाएगा, तो एक प्रोग्राम चलाया गया स्कोर्स 1.0, वो आया था 2011 में। अभी कौन सा लॉन्च किया है, तो स्कोर 2.0 लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। इस वजह से न्यूज में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल रिसेंटली सीन इन न्यूज, आपने देखा जिरकॉन मिसाइल जो कौन यूज कर रहा था, रशिया। किसके ऊपर यूज कर रहा था, यूक्रेन के कीव के ऊपर। कीव ने कहा कि हमारे ऊपर उसने मिसाइलें छोड़ी, और रशिया यूक्रेन क्यों लड़ रहे हैं, नाटो की वजह से। आपने काफी दिन से कॉन्फ्लिक्ट देखा है। कीव क्या है, तो कीव यूक्रेन की कैपिटल है। आज के द हिंदू में शायद हमने पढ़ा इसको। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल किस टेक्नोलॉजी पे चलती है, इंजन का क्या नाम है, तो याद रखना इंजन कौन सा है, स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, तो मैंने बताया था, एक होता है रामजेट, स्क्रैमजेट, ठीक है। होते क्या है स्क्रैमजेट, जो हवा यूज करता है, यानी कि मान लो इधर मिसाइल जा रही है, तो इधर से जो हवा का प्रेशर पड़ रहा है, इस हवा का यूज करके स्पीड को बढ़ाने में यूज करता है, ठीक है। और रामजेट इंजन क्या था, रामजेट टेक्नोलॉजी में क्या था, हवा से ही वो ऑक्सीजन को ले रहा था, जिससे कि वो बर्निंग ऑफ द फ्यूल वगैरह हो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्क्रैमजेट इंजन। और हाइपरसोनिक का मतलब ये जो स्पीड ऑफ द साउंड है उससे काफी ज्यादा स्पीड में चलेगा। अगर स्पीड ऑफ द साउंड से चलता है तो हम इसको क्या कहते हैं, सोनिक, ठीक है, यानी कि 1 मैक। और अगर 1 से 5 मैक तक का होता तो हम क्या कहते हैं इसको, सुपरसोनिक। जैसे हमारी सुपरसोनिक कौन सी है, ब्रह्मोस मिसाइल 2001 में बनी थी। ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्रा और मॉस्को रिवर को मिक्स करके ब्रह्मोस बनाया गया, रशिया की हेल्प से हमने बनाई, वो है सुपरसोनिक।
क्योंकि 5 मैक तक ही है वो, और 5 से ऊपर है वो कौन सी है, हाइपरसोनिक। और दुनिया की सबसे मैक्सिमम हाइपरसोनिक मिसाइल किसके पास है, तो वो लोग आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सी कंट्री के पास है जो 15 टाइम्स ऑफ द मैक की स्पीड से चलती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।